We all believe equity flows in his blood. He is an avid follower of markets, both Indian and global. And he contributes to the knowledge of people by his continuous media presence in TV channels and like Z Business, NDTV, Radio Dwarka. So please put your hands together for a wonderful session by Rajesh Bansalji. Good evening, friends. As a mutual fund distributor, मेरी जर्नी 10 साल पुरानी है. बाकी आप सब लोगों के साथ मैं पिछले 30 साल से जुड़ा हूँ इन फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में. आज म्यूचुअल फंड में हम सबके पास एक क्वेश्चन है. जैसे कुछ दिन पहले मेरे एक इन्वेस्टर ने मेरे को एक मैसेज किया, निफ्टी एट 22,000, व्हाट आर दी एग्जिट प्लान्स. ऐसे 2 दिन पहले एक और इन्वेस्टर ने पूछा, प्रॉफिट बुक कर लें. किसी एक इन्वेस्टर ने शेयर किया कि जेपी मॉर्गन, मेरे को नाम नहीं लेना चाहिए, किसी बड़े इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट आई है, मार्केट 30% गिर सकती है, तो मेरे को निकल जाना चाहिए. तो ऐसे क्वेश्चन हम एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास इन्वेस्टर के रेगुलरली आते रहते हैं. और हम कैसे उस इन्वेस्टर को समझाएं कि उसे निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, हमारे पास क्या डाटा पॉइंट्स हों. तो हम आज उन्हीं की बात करने के लिए ये मैंने थोड़ा सा हम अपनी नॉलेज को कैसे एनरिच करें. तो व्हेन टू बुक प्रॉफिट. नॉर्मली हमें प्रॉफिट जब बुक करना चाहिए जब मेरे गोल नजदीक आ गए हों. मेरे गोल पास में, मैंने जिस गोल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी वो गोल अगर नजदीक आ गए हैं तो मेरे को प्रॉफिट बुक करना चाहिए. जैसे हमारे डिप्टी सीईओ साहब एमपी के जो आए थे, उन्होंने बताया था कि दूध को कब तक उबालना चाहिए. आप सब लोगों ने वीडियो देखा होगा मॉर्निंग में कि दूध को कब तक उबालना चाहिए. वो डिपेंड करता है दूध का बनाना क्या है. अगर आपको दूध को गर्म करके पीना है तो 5 मिनट उबालना है, 10 मिनट उबालना है. अगर आपको दूध से खोवा बनाना है तो आधे 20 मिनट उबालना है. दूध से खीर बनानी है तो 15 मिनट उबालना है. तो सिमिलरली आपको पैसा कब जरूर निकालना है म्यूचुअल फंड से, प्रॉफिट कब बुक करना है, एग्जिट कब करना है, जब आपके गोल नजदीक हो या आपको पैसे की जरूरत हो, लिक्विडिटी नीड्स है, कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, इमरजेंसी प्रॉब्लम आ गई, आपको अपने गोल से डाइवर्ट होना है तो भी पैसा निकालना है या रीबैलेंसिंग करना है. किसी ने अपने गोल प्लान बनाए हुए हैं कि मेरा इक्विटी एलोकेशन 80-20 रहेगा, 70-30 रहेगा, 65-35 रहेगा, और जैसे मार्केट ऊपर मूव करती है तो इक्विटी एलोकेशन पीक हो जाता है इन फेवर ऑफ मोर इक्विटीज, तो मेरे को रीबैलेंस करना है. टू दैट एक्सटेंट आपको इक्विटी से प्रॉफिट बुक करना है, इट्स ओके. बियॉन्ड दिस शुड आई बुक प्रॉफिट जस्ट बिकॉज द मार्केट हैज रिजन. क्या करते हैं लोग. मेरे को मेरे एक दोस्त ने कुछ दिन पहले बताया कि मैंने एक रियल एस्टेट की स्टोरी बता रहा हूं 2013 में. आप सब लोगों ने देखा होगा 2003 से 2013 तक रियल एस्टेट मार्केट बहुत बढ़ रही थी. लोग क्या करते थे, एक जगह से प्रॉफिट बुक करते थे, एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को बेच रहे थे, दूसरी में डाल देते हैं. प्रॉफिट क्या वो रियली में प्रॉफिट बुक किया. ऐसे ही हमारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, आज यहां से निकाल दो, कल फिर हम दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड में ले लेंगे. तो ऐसे कर्नल, जैसे अभी रिटायर्ड वाइस मार्शल एयर मार्शल साहब ने बताया था कि उन्होंने 2007 में प्रॉफिट बुक किया पर 6-7 महीने वेट किया री इन्वेस्ट करने के लिए और रियली एट लोअर लेवल पे इन्वेस्ट किया. क्या हम वो करते हैं तो समझ में आता है. तो वो जब ही कर सकते हैं जब भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं कि जब मार्केट को आपको लोअर लेवल आने हो, और नहीं आने हैं तो फिर क्या करेंगे. प्रॉफिट बुक करके क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करके सिर्फ आप रिस्कियर स्कीम में लगाएंगे. कई बार हमने देखा है कि हमारे इन्वेस्टर बैलेंस एडवांटेज फंड से पैसा निकाल लेते हैं क्योंकि उसकी रिटर्न पूरे पोर्टफोलियो में सबसे कम दिख रही है. और कहाँ लगाना है, स्मॉल कैप में, क्योंकि स्मॉल कैप की रिटर्न 3 साल सबसे ज्यादा दिख रही है. तो आपने क्या रीबैलेंसिंग करी, आपने क्या प्रॉफिट बुक किया, आपने अपने पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ा लिया. तो इसे क्या प्रॉफिट बुक करना कहेंगे. एक्चुअली प्रॉफिट बुक करने के नाम पे आप क्या कर रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं सिर्फ. मैंने अपने एक इन्वेस्टर को समझाया, मैं कहा सर बिल्कुल बुक कर लेते हैं, फिर क्या करेंगे इस पैसे का. बोले क्या करेंगे, पैसे यहीं लगा देंगे, फिर कोई नीड तो है नहीं, पैसे की जरूरत तो है नहीं, तो फिर बुक ही क्यों करना है, सिर्फ गवर्नमेंट को कैपिटल गेन देना है. जब म्यूचुअल फंड में कोई आप पे टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं तो फिर आप बुक करके टैक्स क्यों देना चाहते हैं. म्यूचुअल फंड में टैक्स लायबिलिटी तो आपकी उस दिन अराइज होगी जिस दिन आप कोई रिडम्पशन करेंगे, कोई स्विच करेंगे.
तो एक ही रीजन और समझ में आया, लोग कहते हैं कि शायद मार्केट गिर जाएगी, मेरे जो प्रॉफिट दिख रहे हैं गायब हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, क्या हम अपने इन्वेस्टर को सेटिस्फाई कर सकते हैं इस डाटा के द्वारा कि नहीं, मार्केट गिर नहीं जाएगी, आपके प्रॉफिट गायब नहीं हो जाएंगे? वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत जरूर होगी, इक्विटी मार्केट है, बिना वॉलेटिलिटी के नहीं चलती है। तो आज हम इस बात को डीप में देखते हैं। और कई बार, जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं, जब कोविड के बाद 7500 से निफ्टी चलनी शुरू हुई, तो जब 11,000 पहुंची तो बहुत सारे लोगों का पेशेंस टूट गया, बहुत बढ़ गई है, कुछ निकाल लेते हैं। बहुत लोगों को रोका, अब तो 12,000 हो गई, अब तो प्रॉफिट बुक कर ही लेते हैं, 13,000 हो गई, अब तो कभी भी गिर जाएगा। और मेरे 4-6 लोगों को मैं आज भी जानता हूं जो हमें बिना बताए पैसा निकाल ले गए 13,000 निफ्टी पे। आज तक वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं दोबारा एंटर करने की, क्योंकि उनकी कसम है कि लगाना तो लोअर लेवल पे ही है और 13,000 के नीचे निफ्टी आती नहीं, वो दोबारा मौका ही नहीं आया। तो कई बार इस प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में अपॉर्चुनिटी भी मिस हो जाती है। तो अब हम डाटा के द्वारा ये देखें क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है। आज कोटक वाले उपाध्याय साहब आए थे, उन्होंने कितने सारे चार्ट दिखाए, एक दो चार्ट मैं उनमें से भी रिपीट करूंगा। पर आप ये देखिए दोस्तों, ये सन 2000 से लेके 2024 तक का चार्ट है, और इसमें अगर आप गौर करेंगे तो जो निफ्टी की वैल्यूएशन, जो बार बार हमारे फंड मैनेजर आके बोलते हैं वैल्यूएशन हाई है, वैल्यूएशन हाई है, आज उस वैल्यूएशन को ही समझ लेते हैं ये वैल्यूएशन होती क्या है और कैसे हाई है। अगर आप गौर से देखेंगे इस चार्ट को, तो जो ब्लू लाइन से जो हम वैल्यूएशन दिखा रहे हैं, ये पी रेशियो, जिसको प्राइस अर्निंग रेशियो बोलते हैं, उसका चार्ट है। तो जब जब मार्केट में दो बड़े राइज आए सन 2008 में, सन 2000 में जब केतन पारेख हुआ 2008 में, या 2018 में भी, 2021 में भी एक बार ये निफ्टी की पी 27-28 गई है। वो एक 41 को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि उस समय हमने सब्सिडरी कंपनी की, निफ्टी 50 के सब्सिडरी कंपनी कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनकी अर्निंग्स को नहीं जोड़ा था, इसलिए पीएस उस समय गलत थी। मार्च के बाद हमने जोड़ा था तो वो अपने आप डाउन हो गई। तो अगर आप गौर से देखें तो निफ्टी की इस समय पी चल रही है 22.77, ये हिस्टोरिक है। मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होती है, फॉरवर्ड अर्निंग की बात करते हैं, तो उसकी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो 10 एवरेज है 20, अभी चल रही है 22.7, और उसकी 20 साल की एवरेज देखेंगे, लास्ट 24 ईयर्स की एवरेज 20 है। तो मार्केट अपनी हिस्टोरिक 20 साल 24 साल की एवरेज से सिर्फ 10% महंगा है, 10% महंगा है सिर्फ। तो उस 10% महंगे की वजह से मैं क्या प्रॉफिट बुक कर लूं, क्या पोर्टफोलियो को घटा दूं, क्या मार्केट में क्रैश आ जाएगा? क्योंकि क्रैश आने के वाले जो आपने लेवल देखे हैं, निफ्टी की पी उस समय कितनी जाती थी, 27-28, और अगर वास्तव में अब ये निफ्टी की पी 27-28 जाएगी तो पहले तो आप सोचिए निफ्टी कहाँ जाएगी। उन लेवलों पर जाती है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। शार्प करेक्शन आ सकती है, जैसे सर ने बोला था 2007 के, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। नो लेवल मिल जाएंगे जहां री इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं अपॉर्चुनिटी, पर इन लेवलों पे कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलने वाली नहीं है कि जहां कोई बिगर स्लाइड होगा, क्योंकि अभी हम कोई हायर वैल्यूएशन जोन में नहीं गए। इसको और हम थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। फॉरवर्ड पी की बात करें तो आज निफ्टी का फॉरवर्ड पी 19.8 या 10% हायर है। फॉरवर्ड पी की बात करें तो 10 साल की एवरेज, हिस्टोरिक एवरेज करें तो 18 आती है, तो उससे भी ये 10% ही हायर है। तो हिस्टोरिकली तो फॉरवर्ड पी भी हमारी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसको हम ईपीएस से द्वारा देखते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चार्ट देखिए, ये निफ्टी 50 की ईपीएस है। निफ्टी 50 की ईपीएस सन 2020 में जब कोविड आया था तो 462 थी, FY22 में 462, और आज हमारी अर्निंग अभी जैसे कोटक वाले तो और बुलिश थे जो अपने चार्ट में दिखा गए हैं। हमने FY24 की 955 ली है, उन्होंने 970 ली थी, और FY25 की एस्टिमेटेड अर्निंग हमने 1087 ली है, उन्होंने 1130 ली थी, तो 1100 मान लेते हैं। मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है। अब मार्केट 24 की अर्निंग को कब तक देखेगी? सिर्फ इस मार्च तक। मार्च के बाद 4 क्वार्टर की अर्निंग आ जाएगी, उसका 24 का काम खत्म। जो हम बात कर रहे थे विच इज अंडर द बेल्ट,
नाउ द मार्केट विल स्टार्ट लुकिंग एट द FY25, और FY25 की अर्निंग की कंफर्मेशन मार्केट को 2 क्वार्टर के रिजल्ट के बाद आ जाएगी अक्टूबर तक। तो नॉर्मली आपने लोगों ने देखा होगा कि अक्टूबर से एक बड़ा ट्रेंड चेंज होता है किसी भी ईयर में, क्योंकि जो एनालिस्ट होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनके पास 2 क्वार्टर की अर्निंग आ चुकी होती है, और उस 2 क्वार्टर की अर्निंग के बेस पे वो सर्टेन होते हैं कि जो हम एस्टिमेट कर रहे थे उस साल के लिए वो आएगा, और वो आएगा तो उस हिसाब से वो फ्रेश वैल्यूएशन मार्केट को देनी शुरू करते हैं और नेक्स्ट ईयर की अर्निंग्स के ऊपर डिस्काउंटिंग शुरू कर देते हैं। तो इस अगर हम इस तरह से देखें तो 1100 की मोरलेस मार्केट अप्रैल के बाद नेक्स्ट ईयर FY25 की अर्निंग को डिस्काउंट करेगी, और अगर 18 की पी भी जाती है जो कि 10 साल की हिस्टोरिक एवरेज है, तो निफ्टी का लेवल क्या होगा? 19,800, 20,000 लोअर लेवल बन जाएगा अप्रैल के बाद, क्योंकि 10 साल से मार्केट ने कभी इस 18 की पी को तोड़ा नहीं है। इवन जून 2022 में जब निफ्टी 15,200 आई थी तब भी 18 की पी के नीचे नहीं गई। तो नीचे फ्लोर कितना करीब है, मतलब कितना ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप 22,000 पे आज बैठे हो और 19,800 ही फ्लोर है, तो कितनी करेक्शन हुई? 10%। क्या 10% करेक्शन के लिए मैं पोर्टफोलियो बेच दूं? क्या प्रॉफिट बुक कर लूं? मेरे जिस पैसे की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हमें अपने इन्वेस्टर से पूछना है, सिर्फ इसलिए कि 10% गिर सकता है। अभी वो नहीं का गिरेगा, ये तो किसी को नहीं पता। ये फ्लोर है। अगर अर्निंग की प्रोजेक्शन सही है और हिस्टोरिक एवरेज सही है तो ये फ्लोर है। अनलेस कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट नहीं होता तो ये फ्लोर है। अगर हमें आज पता है कि फ्लोर क्या है, जो सिर्फ 10% दूर है, तो उसके लिए क्या मैं अपने पोर्टफोलियो को बेच दूं? यही हमें अपने इन्वेस्टर को समझाना है कि ज़्यादा करेक्शन की उम्मीद नहीं है, ज़्यादा बॉटम दूर नहीं है, और आप इसलिए पोर्टफोलियो को बेच के प्रॉफिट बुक करके अपने स्टे इन्वेस्टेड रहिए। और अगर यही 20 टाइम्स होगा तो आज 22,000 है, जिसे फेयरली वैल्यूड बोलते हैं, वो 22,000 पे हम चल ही रहे हैं। और अगर यूफोरिक बना तो 22 की पी हो जाएगी, 22 की पी हुई तो 24,000 हो सकता है। अभी 24,000 कब हो सकता है? मोदी साहब 300 से 400 से ज़्यादा एनडीए की सीट आ जाए, यूफोरिक विन हो जाए, जिसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो जो अभी कोटक ने भी एक चार्ट दिखाया था, जो हर्ष उपाध्याय जी आए थे, उन्होंने दिखाया था 22,000 के बीच में 2 एरो जा रही हैं, एक उधर 24,000 की तरफ और एक 20,000 की तरफ। तो फ्लोर आपको पता है, अपर टारगेट आपको पता है, पर जैसे ही 24,000 निफ्टी होता है, मान लो 24,200, तो हम फिर भी थोड़ा कह सकते हैं कि वैल्यूएशन ज़्यादा हाई है, यहाँ से करेक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, वहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की सेंस समझ में आती है, पर इस लेवल पे नहीं आती है। इस लेवल पे किसी को प्रॉफिट बुक करके ही वे मिस दी अपॉर्चुनिटी जो बुल रन में पैदा होती हैं। बुल रन में पागलपन होता है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। अभी हम पिछले बुल रन के एनालिसिस और करेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने एक आंसर देने की कोशिश की कि हमें प्रॉफिट क्यों नहीं बुक करना चाहिए, वाई वी शुड स्टे इन्वेस्टेड इन द इक्विटी मार्केट। आप देखिए, इंडिया का सबसे बड़ा ड्रीम बुल रन लोगों ने देखा था 2003 से 2008 में। आप जानते हैं ईपीएस 2003 में कितनी थी निफ्टी 50 की? सिर्फ 119 रुपए, जो बढ़ के 2008 में 240 की तरफ गई थी। तो करीब करीब CAGR रिटर्न ईपीएस ग्रोथ में 15-16% का आया था, जबकि निफ्टी 977 से 6300 चली गई थी, उसमें ग्रोथ आया था 47%। आपकी ईपीएस ऑलमोस्ट डबल हुई थी, निफ्टी 6 गुना हुई थी। इसलिए उस समय बहुत बड़ी करेक्शन आई थी, इसलिए उस समय प्रॉफिट बुक करना जरूरी था। तो 2007 में सर के इंट्यूशन ने पता नहीं कैसे बोला ये, पर डाटा इसलिए सजेस्ट करता था कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। पर आज के सिनेरियो को देखिए, 2020 में निफ्टी का ईपीएस सिर्फ 462 रुपए था, कोविड से पहले निफ्टी थी 12,000, आज ईपीएस पहुंच गया है 970 रुपए पे आ रहा है 2024 का, और 25 की अप्रैल के बाद हम बात करेंगे वो 1100 आएगा। तो CAGR रिटर्न ग्रोथ में 20%, और निफ्टी गया सिर्फ 12,000 से 22,000, सिर्फ 16% की CAGR ग्रोथ है। तो दोनों बुल रन को आप एनालाइज करें तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर उसी तरह से 462 का ईपीएस 1100 होने वाला है अप्रैल के बाद, तो डबल से ज्यादा होने वाला है। निफ्टी तो अभी डबल भी नहीं हुई, तो हम करेक्शन के लिए कितने क्यों परेशान हैं? अगर हम पुराने बुल रन से घबरा रहे हैं कि उसमें ऐसा शार्प करेक्शन आया था, तो ऐसे शार्प करेक्शन का डाटा कोई इंडिकेट नहीं करता। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये चार्ट भी कोटक हर्ष उपाध्याय जी की प्रेजेंटेशन में भी था कि मार्केट में
फंडामेंटल के अलावा सेंटीमेंट और लिक्विडिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आज आप देखें हमारे जो एफआईआई हैं उनका जो इन्वेस्टमेंट लेवल है उतना है आ गया जो दिसंबर 2013 में था, सिर्फ 16.5%, लोएस्ट है पिछले 10-11 सालों का। तो एफआईआई यहां से खरीदने पे आ जाएंगे, जिस दिन भी उन्हें पॉजिटिव ट्रिगर मिलेगा, अगर वो खरीदने पे आएंगे, उनका लेवल ऑलमोस्ट लो है, तो मार्केट क्यों गिरेगा? जैसे दूसरा उन्होंने एक लेवल दिखाया था कि 4 लाख करोड़ अभी म्यूचुअल फंड के पास पैसे रखे हुए हैं एवरी करेक्शन टू बी बॉट के लिए, वो पैसा भी मार्केट में लगने को तैयार है अगर मार्केट करेक्ट करेगी। एफआई का लेवल सबसे लोएस्ट है, वो पैसा 4 लाख करोड़ आपके पास रेडी है। और तीसरा हाउस होल्ड सेविंग की बात का अपने डाटा पहले हमारे एमपी के डिप्टी चेयरमैन साहब ने दिखाया था कि हमारी फाइनेंशियल जो टोटल हाउस होल्ड सेविंग्स हैं उसका सिर्फ 6% अभी म्यूचुअल फंड में आया है। वो अगर कहीं डबल हो गया जो कि ट्रेंड है तो कितना पैसा और रिटेल का शिफ्ट होने वाला है। तो जो करेक्शंस हैं वो डीपर अब नहीं होंगी, क्योंकि अनलेस कोई सिस्टमेटिक चेंज ना हो, अनलेस कोई स्ट्रक्चरल चेंज ना हो, तो ये डाटा भी इसी तरह पॉइंट आउट करता है। और एक और चीज से अगर हम देखें, इलेक्शन से पहले के अगर कुछ एनालिसिस को देखें, 5 मंथ प्रायर टू इलेक्शन रिजल्ट 2004 में देखें, 2009 में, 2014, 2019, 2024, इन सब में देखें तो 5 मंथ प्रायर टू किसी ने इन्वेस्ट किया इलेक्शन से तो उसको इतनी काइंड की पॉजिटिव रिटर्न आई। 2004 में 8.5%, 2009 में 29%, 2014 में 7.5%, 19 में 8%, अभी 24 में क्या होगा? तो क्या पता अभी हमारा ये बुल रन इतना स्ट्रॉन्ग जाए कि हम 23,500 और 24,000 पहले ही हो जाएं। तो अगर मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर सकता हूं। हाँ, फॉल की प्रोबेबिलिटी मैंने दिखाया बहुत कम है, 10%, वो आएगी या नहीं आएगी पता नहीं है। तो इन सब डाटा को मेरा दिखाने का ऑब्जेक्टिव अपने म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भाइयों के लिए इसलिए था कि हम सब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहें। इसी चीज़ को मैं एक स्लाइड से आपको दिखाना चाहता हूँ। ये स्लाइड आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये स्लाइड कहती है कि व्हाट वाज द एवरेज ट्रेडेड वैल्यू ऑफ द निफ्टी ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर। अगर आप स्लाइड को गौर से देखेंगे तो 15,917 was the एवरेज लेवल फॉर सन 2021। इस लेवल के नीचे निफ्टी स्टे नहीं कर सकती क्योंकि ये एवरेज लेवल है। तो 15,917 जो एवरेज लेवल था, आप देखिए जून 2022 में जब निफ्टी ने लो मारा तो 15,200 मारा, 3 दिन से ज़्यादा रुकी नहीं, 15,917 के ऊपर अगले दिन ही आ गई। इसी तरह से अगर आप इसको देखें 2022 का एवरेज लेवल था 17,240, मार्च 2023 में निफ्टी ने लो मारा 16,828, 2 दिन रुकी और उसके बाद 17,240 अगले दिन ही आ गई। तो ये बहुत बड़ा फ्लोर अगला काम करेगा। इसी को अगर ये मद्देनजर रखते हुए हिस्टोरिक काम किया है, अगले साल देखें तो 2023 की हिस्टोरिक एवरेज ट्रेडेड वैल्यू ऑफ निफ्टी 18,865, तो 19,000 मोटा मोटा, 19,000 के नीचे तो निफ्टी रुक ही नहीं सकती, ये जो मर्जी हो जाए। तो कई लेवल से मैंने दिखाने की कोशिश की कि फॉल में बड़ा नहीं हो सकता। इसको मैं एक दूसरे चार्ट से और दिखाता हूं। ये मेरा फेवरेट है एलियट वेव थ्योरी, कि जिसके बेस पे मैं मार्केट में बात करता हूं। कई बार हमने पहले कई फोरम में भी बात करी थी। जब 15,200 जून में आ रहा था तभी एक छोटा सा सेशन हमने किया था और तब प्रूव किया था कि इसके नीचे बाजार जाने की उम्मीद बहुत कम है, बाजार जल्दी ही पलटने वाला है। सिमिलरली अगर आप देखें तो ये निफ्टी का जो 7,504 से लेवल चला है निफ्टी का, उसमें 18,604 जो अक्टूबर 2021 में वेव थ्योरी कहती है पहली वेव पूरी हुई, और उसके बाद सेकंड करेक्टिव वेव जून 2022 में पूरी हुई, और वी आर इन द थर्ड वेव। हर मार्केट का अपू 5 वेव में आता है और थर्ड वेव सबसे भयानक, सबसे तेज, सबसे फास्ट चलने वाली होती है, और अभी थर्ड वेव का थर्ड ही चल रहा है और अभी बहुत टाइम बाकी है। और इस बात को आप अपने आप एनालाइज कर सकते हो। अगर ये वेव थ्योरी सही है, इसके इंटरनल सही हैं, तो अभी हम थर्ड में ही चल रहे हैं, जो थर्ड अभी पूरा होने में बहुत समय लगेगा। अभी हम ये करेक्टिव वेव जो ऊपर नीचे दिखा रहा है ABCDE फोर्थ बनने के लिए, तो आजकल जो 1,500-1,500 पॉइंट का निफ्टी में ड्रामा चल रहा है, कभी 21,200, कभी 22,200, फिर 21,200, तो ये वो करेक्शन मोड में वो कल कंसोलिडेशन बोलते हैं इसे हम। तो थर्ड भी ये भी इंडिकेट कर रही है कि जल्दी हम 23,500, 24,000 की तरफ जा सकते हैं।
तो ये मैंने एलियट वेव थ्योरी से भी दिखाने की कोशिश करी। तो फ्रेंड्स, मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही था कि हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भाई जो इन्वेस्टर के साथ घबरा जाते हैं, और वो जब इन्वेस्टर डिमांड करता है कि हम लॉन्ग टर्म रखने के लिए प्रॉफिट बुक कर लें, तो उसको कैसे अपने डाटा से सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं अपने सब डिस्ट्रीब्यूटर ब्रदर्स को बोलूँगा कि एक अगर इन्वेस्टर को हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म रहे, जैसे कि हमारी ट्रेल बिजनेस कंटिन्यू रहे, तो आप अपना भी एक्सपीरियंस बनाइए। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट पिछले 10-10 सालों से 12-12 सालों से म्यूचुअल फंड में छेड़ी नहीं, एसआईपी नहीं छेड़ी। उन्हीं को मैं इन्वेस्टर को दिखाता हूं कि 15 साल से बैठा हूं तो 17% की, 20% की, 21% की CAGR रिटर्न आ रही है। इन्वेस्टर उनको देखता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो फिर वो भी लॉन्ग टर्म रह सकता है। हम एक तरफ तो अपना कोई एक्सपीरियंस दिखा नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ हम चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म बना रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। दो कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। आप ऐसा बनाएंगे तो आपका इन्वेस्टर आपके साथ रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, फिर वो भी नहीं पूछेगा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और सिमिलरली अगर ये ट्रेजेक्ट्री सही है, ये वेव थ्योरी सही है, ये थर्ड है, थर्ड के बाद एक करेक्टिव वेव फोर्थ आएगी, तो हो सकता है कि इलेक्शन तक जाके 23,400 500 24,000 जाके मार्केट कुछ करेक्ट करे, करनी भी चाहिए, क्योंकि वहाँ वैल्यूशन भी थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाएंगी। वही 20,000 का फिर फ्लोर प्राइस है, वो हो सकता है बढ़ के 21,000 हो जाए। साथ ही साथ एक चीज़ और भी है टेक्निकल भाषा में, 200 DMA, आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा उसका नाम। 200 डे मूविंग एवरेज होती है, जो आज की डेट में तकरीबन 20,000 पे चल रही है, 19,978 है टू बी प्रिसाइज। मार्केट नॉर्मली 200 DMA के से ऊपर रहती है तो बुलिश होती है। आज की डेट में 10% ऊपर है, 22,000 मान लो, तो नॉर्मली जब भी 200 DMA से 15, 16, 17% ऊपर चली जाती है तो शार्प करेक्शन आती है, हिस्टोरिक ट्रेंड है। तो अगर ये मान लो 24,000 चली जाती है, 23,500 चली जाती है, तो फिर प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि 200 DMA तो 20,000 में मेंटेन रहेगी। क्योंकि 200 DMA में पिछले 8-9 महीने की वैल्यूशन होती है, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, और फिर वो करेक्ट होके उस DMA की टच करने आ सकती है। और ये टाइम कब होता है, मान लो जल्दी होता है तो 20,000 फ्लोर रहेगा, और अगर 6 महीने बाद होता है तो 200 DMA भी अपवर्ड मूवमेंट होगी तो 21,000 ही पहुँच सकती है। तो इसलिए आज की डेट में किसी को भी इन्वेस्टर को, जो हमारा टॉपिक था, शुड दे बुक प्रॉफिट, दे शुड नॉट बुक प्रॉफिट, दे शुड स्टे इन्वेस्टेड अनलेस देयर इज ए नीड। थैंक यू वेरी मच। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।